गुड मॉर्निंग आप सभी को एजुकेट चैनल में फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हमने बताए थे आदिवासी टीकू और एक स्वनियम की कल्पना के बारे में। ठीक है, आज हम लोग 8 क्लास अध्याय 5 में पढ़ेंगे। जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, 1857 और उसके बाद इसमें हमें पढ़ना है। जब जनता बगावत करती है, हम लोग देखें कि कैसे 1498 में भौगोलिक खोज हुई। ठीक है, वास्को डी गामा द्वारा, और पुर्तगाली कैसे पहले भारत आए। ठीक है, पुर्तगाली आए, फिर यूरोपीय अन्य देश भी आए, जैसे में फ्रांस आया, डच आए। ठीक है, और अंग्रेज। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने बंगाल में हुगली नदी के तट पर 1651 में एक अपनी फैक्ट्री बैठाई। ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं कि अंग्रेजों को एक परमिट मिल जाता है केंद्रीय सत्ता द्वारा, औरंगजेब द्वारा। ठीक है, इन्हें बंगाल में 3 क्षेत्रों की दीवानी मिल जाती है, बिहार, उड़ीसा और बिहार, उड़ीसा और बिहार, उड़ीसा और बंगाल का दीवानी मिल जाती है। फिर यहाँ पे इन्हें जब अलीवर्दी खां बनते हैं तो उन्हें परेशान करने लगते हैं अंग्रेजों को परेशान करने लगते हैं, जिसके कारण उनके बेटे और अंग्रेजों में प्लासी का युद्ध होता है। उसके बाद उस प्लासी के युद्ध में जब ये जीतते हैं तो उनका मनोबल बढ़ता है, और ये अन्य तरह के कई युद्ध भी करते हैं और अपने एक एक करके सभी देसी राजाओं को परास्त करते जाते हैं। उसके बाद ये लाते हैं सहायक संधि। जब यहाँ लॉर्ड विलेजली गवर्नर बनता है तो वह सहायक संधि लाता है। फिर उसके बाद एक और लाया जाता है राजहड़प नीति, गो निषेध प्रणाली, मतलब केंद्रीय सत्ता को वहाँ पे एकदम खत्म करने को लेकर। ठीक है, जो स्थानीय शासक थे सभी को खत्म करने को लेकर ये कई नीतियां लेकर आते हैं। वैसे ही इसमें हम लोग देखेंगे इनके इस चैप्टर में पढ़ना है हमें, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद में, इसमें हमें पढ़ना है कि नीतियां एवं लोग, नवाबों की छींटी सत्ता, ये किस तरह से नीति बना रहे हैं, किस तरह से नवाबों की सत्ता छीन रहे हैं। अगला है किसान और सिपाही इनके नीतियों के प्रति किस प्रकार के विरोध करते हैं। फिर है कि जब ये समाज सुधार करते हैं तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है। इसमें हम लोग जानेंगे थोड़ा सती प्रथा के बारे में। ठीक है, फिर हम जानेंगे कि सैनिक विद्रोह क्या है, सैनिक विद्रोह कैसे एक जन विद्रोह बन गया। फिर इसमें जानेंगे मेरठ से दिल्ली और बगावत फैलने लगी। कंपनी का पलटवार क्या होता है। जब जनता बगावत करती है 1857 की जब क्रांति होती है तो फिर कंपनी क्या करती है। फिर उसके बाद देखना है कि हमें विद्रोह के बाद के साल, जब जनता विद्रोह करती है तो उसके बाद के साल कैसा है, कंपनियां कौन सा नियम लेकर आती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नीतियां एवं लोग। तब तक हमने बताया था कि इसकी शुरुआत हुई प्लासी के युद्ध से। प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में, ठीक है, मीर कासिम जो बना था, मीर जाफर ने धोखा दिया था किसको, सिराजुद्दौला को, जो उसका सेनापति था। ठीक है, क्योंकि उस समय अंग्रेज अपनी कठपुतली बनाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि हमारा फायदा तब होगा जब वहाँ का नवाब हमारी जैसे कहेंगे वैसा कार्य करेगा तब। ठीक है, मीर जाफर को जब बनाया जाता है तो मीर जाफर को भी वह अपनी नीतियों में फंसा लेते हैं, जिससे मीर जाफर भी परेशान होने लगता है। ठीक है, तो मीर जाफर को हटाकर फिर किसको बनाया जाता है, मीर कासिम को। किसको बनाया जाता है, मीर कासिम को। इसी तरह वे लोग क्या लाते हैं, सहायक संधि लाते हैं। मीर कासिम को जब बनाया जाता है तो मीर कासिम भी परेशान करता है। तो वहाँ होता है बक्सर का युद्ध। क्या होता है, बक्सर के युद्ध में मुगल शासक भी उसमें हारे थे अंग्रेजों से। ठीक है, जिसके कारण घोर अपमान हुआ था, जिसमें मीर कासिम के ऊपर वहाँ पे इलाहाबाद की संधि कराकर कई लाख की जुर्माना लगाया गया था मीर कासिम के ऊपर, अंग्रेजों द्वारा, जो उनकी सेना की क्षति हुई थी, जो भी आर्थिक हानि हुई थी उसको लेकर। ठीक है, तो इसमें वो सब छोड़ते हैं, थोड़ा इसको देखते हैं कि नीतियां एवं लोग। अंग्रेजी नीति और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियां ने राजाओं और रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासी, सिपाही,
सब पर तरह तरह के असर पड़े। जैसे राजा को देख लिए, जैसे प्लासी का युद्ध हुआ, सहायक संधि हुआ। रानियों पर असर पड़ा, जैसे झांसी की रानी जो उनके दत्तक पुत्र थे, गोद लिए पुत्र थे। ठीक है, अंग्रेज चाहते थे कि, अंग्रेज का यह नियम था कि अगर किसी राजा का पुत्र नहीं है, ठीक है, अगर उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो वह उसके राज्य को क्या कर लेंगे, अपनी कंपनी में ले लेंगे, मिला लेंगे। ठीक है, तो उसे लगता था कि वे अपना राज्य का सही से नहीं चला पाते, हम ही जो है सही से नीति बनाकर अपना शासन चला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें राज हड़प नीति जिसे कहा जाता है, राज विलय नीति भी, गोद निषेध प्रणाली भी कहा जाता है उसे। ठीक है, वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू हुआ था। ठीक है, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में लागू हुआ था, जिसमें वह साम्राज्य विस्तार की नीति था। सहायक संधि जो था साम्राज्य विस्तार की नीति था, मतलब शासकों को सबसे पहले कमजोर करना। शासकों को कमजोर करने के लिए क्या करने लगे, अंग्रेजी दरबार में, ठीक है, देसी दरबार में, देसी राजाओं के दरबार में अंग्रेजी रेजिडेंट रखने लगे। ठीक है, और उनसे वेतन लेने लगे। अपने सैनिक खर्चा को निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, जिसमें देसी राजाओं के दरबार में क्या रखने लगे, अंग्रेजी रेजिडेंट रखने लगे, मतलब अंग्रेजी सिपाही रखने लगे। ठीक है, आदिवासी के बारे में, जिसमें उन लोगों ने अस्थायी कृषि को लेकर, ठीक है, उन पर कर लगाने को लेकर उन्हें भी काफ़ी परेशान किया, जिसके कारण आदिवासी भी विद्रोह कर रहे थे और सिपाही विद्रोह हो रहा था, क्योंकि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। अंग्रेजी जो सिपाही थे उनको ऊंचे पद पर नियुक्त किया जाता था, और जो भारतीय सिपाही थे उन्हें निम्न पदों पर रखा जाता था। साथ ही उस समय भारतीय जो सिपाही थे वे लोग समुद्र पार जाकर लड़ाई करने को पाप मानते थे। ठीक है, वे नहीं जाना चाहते थे, उन्हें जबरदस्ती ले जाकर वैसे ही युद्धों में उन्हें शामिल किया जाता था, जिसके कारण इनमें तरह तरह के असर पड़े। आगे, जो इनकी नीतियां लोगों के हित में नहीं होती थी तथा वह लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाती, तो लोग उसका क्या करते थे, विरोध करते थे। क्या करते थे, विरोध करते थे। तब तक इतना ही हम रहने देते हैं, फिर आगे की क्लास में बताएंगे नवाबों की छीनती सत्ता, किस प्रकार ये नवाबों की सत्ता को क्या कर रहे हैं, एक एक करके छीन रहे हैं और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। तब तक यहीं तक रहने देते हैं, फिर आगे क्लास में